वेलकम टू माय चैनल प्रोसिक्यूटर्स प्रपोजल बीएल सीरीज। एपिसोड 7 से लेकर 10 तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह। एपिसोड की शुरुआत उस पॉइंट से जहां ली चेहा और प्रोसिक्यूटर जू दोनों ही इस बात से शॉक्ड हैं। यू जियोन का एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं मिस्टर ताक है। ली चेहा जब पूछता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि यू जियोन के लिए मिस्टर ताक ने किम को मारा, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है नहीं, क्योंकि कार्योलिन किम की मौत तो उसके पेट में ड्रग का बैग फट जाने से हुआ था और ये इंटेंशनल नहीं बल्कि एक्सीडेंट लग रहा है। पर सवाल ये है फिर उसके बॉडी को डंप क्यों किया गया। तो ली चेहा गेस करता है इसका मतलब शायद उन दोनों को गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने ही कैरोलिन किम को मारा है। तो अब अगले सीन में प्रोसिक्यूटर जू सीधा पहुंच जाता है मिस्टर ताक के पास। तो अब प्रोसिक्यूटर जू को देखते ही मिस्टर ताक पूछता है उसने ली चेहा के बारे में क्या सोचा है, कब वो ली चेहा को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा। ली गिलियन का बेटा होकर ओ जियोन का केस हैंडल करे, ये उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। अचानक यहाँ पर ली चेहा पॉप अप करता है और पूछने पर बताता है वो तो यहाँ पानी पीने आया है, और घबराहट में मिस्टर ताक के पिए हुए ग्लास से ही पानी पीने लगता है और फिर पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अब थोड़ी देर बाद प्रोसिक्यूटर जू वहाँ से निकलकर ली चेहा से पूछता है उसने उस पेपर कप का क्या किया। ली चेहा कहता है उसे उसने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है ताकि ग्लव से मिले डीएनए से उसे मैच किया जा सके। वैसे यहाँ पर ली चेहा ये जरूर कहता है कि उसे अच्छे से समझ में आ रहा है प्रोसिक्यूटर जू बिल्कुल नहीं चाहते कि कल्प्रिट मिस्टर ताक निकले, इसीलिए अगर प्रोसिक्यूटर जू चाहेंगे तो इस इन्वेस्टिगेशन को यही बंद किया जा सकता है। वैसे कहीं उसके लिए तो प्रोसिक्यूटर जू ये सब नहीं कर रहा। प्रोसिक्यूटर जू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसे सच्चाई जाननी है, तो बेहतर होगा ली चेहा अपना इन्वेस्टिगेटर वाला जॉब जारी रखे। अब अगले सीन में सॉन्ग मिलता है ली चेहा से। दरअसल ली चेहा ने वीकेंड सॉन्ग के साथ बिताने का वादा जो किया था, तो अब सॉन्ग ली चेहा को लेकर पहुंच जाता है गेम पार्लर। सॉन्ग कहता है मूवी के लिए तो टाइम है, तो क्यों ना तब तक यहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले सॉन्ग ली चेहा का फोन लेता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद छोटे छोटे कट्स में दोनों को ही बहुत सारे गेम्स ट्राई करते देखते हैं और फिर रात को लौटते हुए बारिश में आधे भीग भी जाते हैं। अब जब ली चेहा अपना फोन ऑन करता है तो उसे मिलता है प्रोसिक्यूटर जू के बहुत सारे मैसेजेस। तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो यहाँ पर ली चेहा आगे के डिनर के प्लान को कैंसिल कर देता है, मगर फिर अपने ही फ्लैट के सामने उसे खड़ा दिखता है प्रोसिक्यूटर जू। थोड़ा सा चिड़े हुए टोन के साथ प्रोसिक्यूटर जू पूछते हैं तुम कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। वो सॉन्ग के साथ था ये तो पता चल गया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्या वो सॉन्ग के साथ कुछ ऐसा कर रहा था कि पकड़ा न जाए। अब इससे पहले कि ली चेहा कोई सफाई दे सके, प्रोसिक्यूटर जू आराम करो कहकर वहाँ से जाने लगता है। ली चेहा जब प्रोसिक्यूटर जू को रोक कर पूछता है क्या वो अंदर नहीं आएंगे, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है जिन हाथ से वो खुशी खुशी किसी और आदमी को बाय बाय कह रहा था, हाथों से वो प्रोसिक्यूटर जू को ना ही छुए तो अच्छा होगा। और हाँ, वो जा रहा है क्योंकि उसे अच्छे से पता है उसने अगर और ली चेहा से बातें की तो ली चेहा की सारी खुशी वैनिश हो जाएगी, और ये कहकर चला जाता है कि वैसे भी उसने यहाँ अपना काफी वक्त बर्बाद कर लिया है। तो अब यहाँ पर फिर से ली चेहा प्रोसिक्यूटर के मैसेजेस को पढ़ने लग जाता है। मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स को देखकर पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर जू 3 घंटे से उसका यहाँ इंतजार कर रहे थे। अब ये सब सोचकर ली चेहा को बहुत बुरा भी लगता है और फिर भागता है वो प्रोसिक्यूटर जू के घर की तरफ। प्रोसिक्यूटर जू के डोर खोलने पर ही ली चेहा कहता है अगर उसे पता होता कि प्रोसिक्यूटर जू आने वाले हैं तो वो मिस्टर सॉन्ग के साथ कहीं नहीं जाता। तो प्रोसिक्यूटर जू वैसे ही स्ट्रेट फेस के साथ कहता है उसे ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि ली चेहा ने सॉन्ग के साथ क्या क्या किया, तो बेहतर होगा वो यहाँ से चला जाए। वैसे भी ली चेहा का इंतजार करते करते वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है और फिलहाल वो इस मूड में है भी नहीं कि पेशेंस दिखाने का झूठा नाटक करे। जब ली चेहा कहता है लेकिन वो यहाँ से नहीं जाना चाहता, बहुत इमोशनल होकर प्रोसिक्यूटर जू कहता है उसे नहीं पता कि वो क्यों ली चेहा के घर के सामने इतने घंटे उसका इंतजार किया, पर अब शायद धीरे धीरे वो समझ पा रहा है। लेकिन क्या ली चेहा को पता है वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ क्यों आ गया। ली चेहा जब कहता है हाँ उसे पता है, प्रोसिक्यूटर जू सवाल करता है हमेशा की तरह ली चेहा चुप क्यों नहीं रह रहा, जवाब क्यों दे रहा है, क्यों ली चेहा उसके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। अब इतना कहकर प्रोसिक्यूटर जू तो घर के अंदर चला जाता है, मगर ली चेहा के पास रह जाता है चॉइस, या तो वो घर के अंदर आए या फिर वापस चला जाए। दिखाया जाता है कि ली चेहा के फैसले का इंतजार तो प्रोसिक्यूटर जू भी कर रहा है, और काफी सोचने के बाद फाइनली जब ली चेहा घर के अंदर कदम रखता है तो प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर पैशनेटली किस के बाद दोनों को इंटीमेट होते दिखाकर सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अब अगले कट में ली चेहा को प्रोसिक्यूटर जू का बाल सुखाते देखते हैं। प्रोसिक्यूटर जू जब शिकायत करता है ठीक से करो, तो ली
ली चेहा कहता है यहाँ भी अपना ऑर्डर देंगे। वैसे वो सॉन्ग के साथ डेट पर गया था क्या, इस बात से प्रोसिक्यूटर जू अब भी उससे नाराज है। तो प्रोसिक्यूटर जू पूछता है डेट की बात कहाँ से आ गई, क्या सच में वो और सॉन्ग डेट कर रहे हैं। ली चेहा कहता तो है ऐसी कोई बात नहीं है, मगर प्रोसिक्यूटर जू समझने से रहे। अब प्रोसिक्यूटर जू जब अपने लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहा होता है तो एक पिल ली चेहा को भी दे देता है। ली चेहा जब पूछता है कि प्रोसिक्यूटर जू को भी सोने में दिक्कत होती है तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है हाँ, और कभी कभी तो पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती। अब यहाँ पर ली चेहा जब पूछता है कि प्रोसिक्यूटर जू को मिस्टर ताक को लेकर टेंशन हो रही है तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है नहीं, केस सॉल्व हो रहा है, इस बात की उसे खुशी है। और पता नहीं क्यों अब तो उसे ये भी लग रहा है कि ली गिलियोंग शायद किलर नहीं था। और ये कहते कहते प्रोसिक्यूटर जू सो भी जाता है। अब अगले दिन सुबह ली चेहा देखता है प्रोसिक्यूटर जू केस पर ही काम कर रहा है। बताता है कि ओ जियोन के हस्बैंड की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई थी और उनके बॉडी से कोई ड्रग भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। चार्ट को देख कर ली चेहा पूछता है ओ जियोन के हस्बैंड की बॉडी की ऑटोप्सी उनके मरने के 12 घंटे बाद क्यों हुई। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है यही तो सोचने वाली बात है। और फिर उसके 3 दिन बाद ही उनके डैडी की भी मौत हो गई। अभी किसी ने उनका मर्डर किया था। अचानक एक किलर सामने आकर कहता है उसी ने दादी को मारा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हाल फिलहाल के केस में हुआ था। और ये दोनों जो अपने आप को किलर्स बता रहे हैं एक ही माइंड में काम किया करते थे। अब सारे एविडेंसेस की कड़ियों को मिलाने के बाद दोनों इस फैसले पर आते हैं कार्योलिन किम के बॉडी से जो ड्रग मिला है वो कैसीनो वर्ल्ड से आया है। ये दोनों किलर्स जिस माइंड में काम किया करते थे उनके ज्यादातर लोग तो कैसीनो वर्ल्ड ही जाया करते थे। क्योंकि ओ जियोन इस कैसीनो वर्ल्ड की मालकिन है, मतलब हुआ कि इन सब का ओ जियोन से कहीं न कहीं ताल्लुक जरूर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोसिक्यूटर जू आगे ये भी बताता है जियोन के साथ एक और केस भी जुड़ा हुआ है, कांग वुसुंग के मौत का केस। जो किलर था वो ओ जियोन और कांग वुसुंग का हाई स्कूल मेट था। और फिर ली गिलियोंग की फोटो को दिखाकर प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से पूछता है वो तैयार है ना इसके लिए। अगले कट में ली चेहा और प्रोसिक्यूटर जू के पापा के साथ क्या हुआ था इस पर एक बार फिर नजरें दौड़ाई जाती हैं। प्रोसिक्यूटर जू अपने घर यानी कि कांग वुसुंग के घर ली चेहा को लेकर जाता है। नोट करने वाली बात, ली चेहा को नहीं पता कि प्रोसिक्यूटर जू कांग वुसुंग का बेटा है। प्रोसिक्यूटर जू बताता है हादसे वाली रात यहाँ पर कांग वुसुंग का बेटा सो रहा था। उसने नींद में भी दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज सुनी थी, वो भी 4 बार, जिसमें 2 बार पास कोड भी प्रेस किया गया था। इसी पॉइंट पर वहाँ पर ली चेहा के पापा प्रोसिक्यूटर जू के पापा को लेकर आते हैं और शिकायत करते हैं अगर कांग वुसुंग नशे में खुद को नहीं संभाल पाता तो वो पीता ही क्यों है। और फिर कांग वुसुंग से बोनस के पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जो दूसरी बार घर में एंटर करता है वो भी पासकोड दबाता है, मगर ली चेहा के पापा यानी ली गिलियोंग के अलावा कोई और घर का पासकोड जानता ही नहीं था। अब उसके बाद जो हुआ बेटे को सुनाई नहीं दिया क्योंकि कातिल ने पीछे से आकर प्रोसिक्यूटर जू के पापा के गले पर ही वार किया था। अब एक बात तो साफ है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते थे। कांग वुसुंग को मारने के लिए सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 15 बार उसके गले पर वार किया गया था। यहाँ ली चेहा सवाल करता है कि जो वेपन यहाँ मिला था क्या सच में उसी से खून हुआ था, इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल। प्रोसिक्यूटर जू कहता है बहुत पुरानी बात है, इन सब का रिकॉर्ड्स नहीं है उसमें। लेकिन जो एक बात कंफर्म्ड है वो है हथियार पर ली गिलियोंग यानी कि ली चेहा के पापा का डीएनए का मिलना। जब ली चेहा कहता है हान की केस की तरह हथियार को बदला भी तो जा सकता है, प्रोसिक्यूटर जू कहता है यहाँ पर ली गिलियोंग बेगुनाह है ये साबित करने नहीं आए हैं, बल्कि प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटर होने के नाते हम ये रिव्यू करने आए हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। लेकिन फिर नोटिस करने वाली बात ये भी है किलर ने हथियार को वहीं क्यों छोड़ दिया था, क्या वो पुलिस को चैलेंज कर रहा था कि दिखाओ मुझे पकड़कर। तो ली चेहा कहता है ये उसका सिग्नेचर भी हो सकता है, जैसा कि अक्सर सीरियल किलिंग के केसेस में दिखता है। अब यहाँ पर ली चेहा कहता है क्यों न कांग वुसुंग के बेटे से मिला जाए। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है ली चेहा को क्या लगता है कांग वुसुंग का बेटा उससे मिलकर उसे गले लगाएगा। ऐसे भी जो स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया है वो काफी है। तो वापस से टॉपिक पर आते हुए ली चेहा जब पूछता है क्या सच में ओजियोन भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकती है, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न भी हो लेकिन कहीं न कहीं उसका नाता जरूर है। वो अपने ओशॉन फैमिली में लौट नहीं पाई तो क्या हुआ, कैसीनो के डायरेक्टर का पोजीशन तो उसे मिल गया था। तो अब चाहे प्रोसिक्यूटर के रूप में ही क्यों न हो या फिर ली गिलियोंग के बेटे के तौर पर, ली गिलियोंग को बेकसूर साबित करने के लिए ली चेहा के पास 2 ही चीजें हैं, एक है वो डोरबेल का पासकोड और दूसरा है डीएनए। अभी ये बातें हो ही रही थी कि ली चेहा के पास फोरेंसिक लैब से कॉल आता है। तो जब ये बताया जाता है कि ग्लव का और मिस्टर ताक के पेपर कप का डीएनए मैच नहीं होता है तो ली चेहा चौंक जाता है, अगर उससे भी ज्यादा घबराया हुआ तब दिखता है जब वो प्रोसिक्यूटर जू
से कहता है कि ये डीएनए तो फादर सन रिलेशनशिप का है, यानी कि ग्लव में जो डीएनए मिला है वो मिस्टर ताक के बच्चे का है। तो अब प्रोसिक्यूटर जू को समझने में देर नहीं लगती। मिस्टर ताक ओ जियोन का एक्स बॉयफ्रेंड है। तब ओ जियोन प्रेग्नेंट थी, मतलब हुआ इन दोनों का एक बच्चा है जिन्हें इन्होंने छुपा कर रखा है। तो अब ली चेहा भी गेस करता है कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैनी पार्क जू की एक दाई भी थी, हो सकता है बच्चे को जन्म देने में उन्होंने ही ओ जियोन की मदद की हो। जरूर ओ जियोन को डर था कि उसके हस्बैंड को इस बात का पता न चल जाए। हो सकता है यही वजह है कि ग्रैनी पार्क और उनके हस्बैंड के मरने के बीच सिर्फ 3 दिन का फासला था। तो अब प्रोसिक्यूटर जू भी समझ जाता है शायद इसी वजह से ओ जियोन ने ही दोनों को मरवा दिया ताकि उनके पापा तक ये बात न पहुंच सके। अब जब प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से पूछता है ओ जियोन के अरेस्ट वारंट का क्या हुआ, तो ली चेहा कहता है ओ जियोन के लॉयर ने कहा है कि इंटरोगेशन के लिए ओ जियोन आ रही है। तो अब दिखाया जाता है काफी सवालों के पूछने के बाद भी ओ जियोन सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उसे कुछ नहीं पता। अब जब थक हार कर प्रोसिक्यूटर जू बाहर आता है तो ली चेहा कहता है क्यों न डायरेक्टर ताक और इनके बेटे को सामने लाया जाए। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है अगर इस वक्त ताक को सामने लाया गया तो वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेंगे। तो अब अगले कट में सॉन्ग मिलता है ली चेहा से और कहता है कि जो भी ड्रिंक ली चेहा पीना चाहता है पी ले, वो पे करेगा। और फिर बातों ही बातों में सॉन्ग ये भी कहता है ओ जियोन के मुंह से जो भी बुलवाना है जल्दी करो, क्योंकि वो ओशोंग फैमिली की मेंबर है, बहुत जल्दी छूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जू ग्योंग से कहता है डीएनए रिजल्ट से पता चला है ओ जियोन और ताक का एक बेटा भी है। ये सुनकर ग्योंग अफसोस करता है पहले तो इस केस में डायरेक्टर ताक का इन्वॉल्व होना, अब उनका कोई बेटा भी है, मतलब कि जो भी हो जाए इस केस को पब्लिक के सामने नहीं लाना है। वही वापस से बात करे सॉन्ग की तो उसके कहने पर जब ली चेहा कुछ भी नहीं कहता तो सॉन्ग कहता है ली चेहा और प्रोसिक्यूटर जू उससे बातें छिपा क्यों रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों छिपकर डेटिंग कर रहे हैं। अभी ली चेहा चौंक कर कहता ही है कि हरगिज नहीं, ऑफिस रोमांस से तो वो सख्त नफरत करता है। कि तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर जू और ग्योंग भी आ जाते हैं। ग्योंग जब पूछता है अरे कौन कर रहा है डेटिंग, तो सॉन्ग कह देता है हम इतने बिजी रहते हैं कि डेटिंग का वक्त ही कहाँ है। अब जब सॉन्ग और ग्योंग यहाँ से चले जाते हैं तो प्रोसिक्यूटर जू पहले तो ली चेहा को घूर कर देखता है, फिर सॉन्ग के दिए हुए ड्रिंक को खुद पीकर कहता है क्या ली चेहा के पेरेंट्स ने उसे नहीं सिखाया है अजनबियों से कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। ली चेहा जब कहता है सॉन्ग कोई अजनबी नहीं है तो ताना मारते हुए प्रोसिक्यूटर जू कहते हैं हाँ वो तो ये भूल ही गए थे, दोनों तो डेट पर भी जा चुके हैं। वैसे ली चेहा ने अभी अभी कहा कि वो ऑफिस रोमांस से नफरत करता है, मगर देखो यहाँ प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में वो 2 टाइमिंग कर रहा है। जब ली चेहा सफाई देते हुए कहता है नहीं वो सॉन्ग के साथ डेट पर नहीं गया था, तो फिर प्रोसिक्यूटर जू पूछता है फिर बोलो हम डेट पे कब जा रहे हैं। अभी ली चेहा इसका कोई जवाब दे उससे पहले उसकी नजर पड़ जाती है ओ जियोन पर। जब प्रोसिक्यूटर जू कहता है अरे इतने चौंक कर उसे देखने की क्या जरूरत है, उसने तो स्मोक करने की परमिशन मांगी थी। तो ली चेहा कहता है जरा गौर से देखिए वो वेब्स ले रही है, मतलब कि ये स्मोकिंग की तरह जरूर दिख रहा है मगर ये ड्रग्स ले रही है। तो अब अगले कट में इनके सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कारियोलिन किम के शरीर पर इंजेक्शन के दाग थे, हो सकता है उसके बॉडी में निकोटीन इंजेक्ट किया गया हो। तो अब और कुछ चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए वापस से प्रोसिक्यूटर जू सवाल जवाब करने के लिए ओ जियोन के पास पहुंचता है। फिर कारियोलिन की फोटो दिखाकर पूछता है क्या ओ जियोन इसे पहचानती है, क्या लगता है इसकी मौत कैसे हुई होगी। ओ जियोन कहती है अगर वो ये फोटो देखकर ही जान लेती इसकी मौत कैसे हुई है तो फिर तो उसे प्रोसिक्यूटर जू की जगह पर होना चाहिए था। अब जब प्रोसिक्यूटर जू ओ जियोन से पूछता है क्या उन्होंने कभी कारियोलिन से ड्रग खरीदा है, ओ जियोन जू ही कहती है नहीं, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट बताता है वो झूठ बोल रही है। प्रोसिक्यूटर जू आगे बताता है इतना निकोटीन मिला है जो 5 सिगरेट एक साथ पीने से होता है, कहीं ये इंजेक्शन ओ जियोन ने ही तो उसे नहीं लगाया। ओ जियोन जब सवाल करती है प्रोसिक्यूटर जू को क्या लगता है क्या उसने कारियोलिन को मारा, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है अफसोस उसकी मौत निकोटीन से नहीं बल्कि पेट में एक प्लास्टिक बैग के फट जाने से हुआ है, मगर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को गलतफहमी हो गई हो कि उस इंजेक्शन ने उसे मार दिया हो। क्या ओ जियोन ने इसीलिए उसके बॉडी को डंप कर दिया था। क्या 7 साल पहले ओ जियोन के हस्बैंड की मौत बीमारी से हुई थी, क्या उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट था, क्या ग्रैनी पार्क को उनके सीक्रेट के बारे में पता था। अब इन सारे सवालों का जवाब ओ जियोन जो कुछ भी दे रही है सब कुछ पॉलीग्राफिक टेस्ट झूठ ही बता रहा होता है। और फिर इसी बीच मॉनिटर रूम में एंटर करता है सॉन्ग। बाय द वे प्रोसिक्यूटर जू का प्रोसिक्यूशन अब भी जारी है। कहता है कि उस बात को मानता है कि कारियोलिन किम को ओ जियोन ने नहीं मारा, ना ही उसके बॉडी को उसने डंप किया, क्योंकि मौत तो उस बैग के फटने से हुई थी जिसमें मेथ नाम का ड्रग था और बॉडी को डंप करने वाला ओ जियोन नहीं बल्कि उसका बेटा था। जाहिर सी बात है इस बात को ओ जियोन इतने आसानी से मानने वाली तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सीक्रेट सामने आ गया
तो ओ जियोन के पापा ने जो विल बनाया था उसके मुताबिक ओ जियोन को सारे प्रॉपर्टीज से हाथ धोना पड़ जाएगा। जब ओ जियोन पूछती है उसका एक बेटा है, इस बात को वो छुपाएगी ही क्यों? प्रोसिक्यूटर जू ओ जियोन और मिस्टर पार्क की एक फोटो टेबल पर रख देता है, ये कहते हुए कि इस बेटे का बाप ओ जियोन का पति नहीं है। अब जब सच्चाई सामने आते ही ओ जियोन बौखला जाती है। प्रोसिक्यूटर जू कहता है इतना भड़कने की जरूरत ही क्या है, बात करे ओ जियोन के पति की या फिर ग्रैनी पार्क की, कार्योलिन किम की। माना कि इसके मौत से ओ जियोन का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हाँ, कार्योलिन किम के बॉडी को डंप तो ओ जियोन के बेटे ने ही किया था, तो नो डाउट अब उसके बेटे को अरेस्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है ये सब इतना हो जाता है कि ओ जियोन अपना आपा ही खो बैठती है। जब चीखने चिल्लाने लगती है तो प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को वहाँ से लेकर निकल लेता है। जब ली चेहा पूछता है प्रोसिक्यूटर जू ठीक तो है ना, प्रोसिक्यूटर जू कहता है उसे आदत है इन सब की। वैसे यहाँ पर ग्योंग ये सलाह जरूर देता है कि अब भी ओ जियोन के खिलाफ उनके पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है। अब अगले कट में काफी रात तक प्रोसिक्यूटर जू को इस केस पर काम करते देखते हैं। इसी बीच वो उठकर चेक भी करता है ली चेहा क्या कर रहा है। फिर जब पूछता है किस गहरी सोच में खोया हुआ है वो, तो ली चेहा बताता है वो ओ जियोन के तकलीफों के बारे में सोच रहा है। एक ऐसा प्यार जिससे एक बेटा तो है लेकिन उसे भी छिपाना पड़ रहा है। मगर प्रोसिक्यूटर जू कहता है ये बेकार की बातें न सोच कर ली चेहा ये सोचे कि सबूत कहाँ से लाया जाए, और अभी के लिए तो उसे घर जाना चाहिए। अब जब ली चेहा वहाँ से जाने लगता है तो प्रोसिक्यूटर जू उसे रोक कर पूछता है चलो आज रात तुम्हारे घर पर चलते हैं, वैसे तुम्हारा घर साउंड प्रूफ है ना, याद रहे आवाज नहीं करना है। अब इतना कहकर जब प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा के क्लोज आता है तो ली चेहा के मुंह से आवाज निकल ही जाती है। बस फिर क्या, प्रोसिक्यूटर जू स्माइल करता है और वहाँ से चल देता है। कट टू ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू को समझाने की कोशिश करता है कि अगर प्रोसिक्यूटर जू उसके घर जाएगा तो आसपास के लोग इस पर बातें बनाएंगे। अभी इनके बीच ये बातें हो ही रही है कि वहाँ आ जाती है ओ जियोन और फिर कहते हैं ये तो बहुत गलत बात है कि सिर्फ उसके ही सीक्रेट्स बाहर आए। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है कि यहाँ पर्सनल सीक्रेट्स पर कोई गेम नहीं चल रहा, बल्कि क्राइम्स हुए हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अगर ओ जियोन यहाँ से नहीं गई तो फिर उसे बैकअप के लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तब ओ जियोन बहुत ही सस्पेंस के साथ कहती है ली चेहा तो ली गिलियन का बेटा है, मगर प्रोसिक्यूटर जू का सीक्रेट क्या है ये किसी को भी नहीं पता। अब जब प्रोसिक्यूटर जू और ली चेहा दोनों ही चौंक कर ओ जियोन को देखते हैं तो ओ जियोन को तो बड़ी खुशी होती है। जब थोड़ा घबरा कर प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से कहता है जाओ और कार में बैठो, तो ली चेहा ये कहकर रुक जाता है कि नहीं उसे सुनना है। प्रोसिक्यूटर जू फिर से कहता है ली चेहा ये पागल हो गई है, कुछ भी बक रही है। मगर जब ली चेहा ओ जियोन के करीब आता है ये जानने के लिए कि वो कहना क्या चाहती है, तो ओ जियोन मजाक मजाक में कहती है कि ये ली चेहा दिमाग क्यों नहीं चलाता। प्रोसिक्यूटर जू का असली नाम है कांग तेसन, यानी कि ये कांग वुसुंग का बेटा है। मतलब कि ली चेहा के पापा ने प्रोसिक्यूटर जू के पापा का मर्डर किया था। और फिर आग में घी छिड़कते हुए इतना भी कहती है प्रोसिक्यूटर जू ने ली चेहा को अपना इन्वेस्टिगेटर बनाया ताकि उससे बदला ले सके। अब यहाँ पर ओ जियोन ये सब कहकर इस सिचुएशन का तो मजा लेती है, वहीं ली चेहा इतना शॉक्ड हो जाता है कि प्रोसिक्यूटर जू के बार बार पुकारने पर भी ली चेहा बस चलता ही चला जाता है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब रात का सीन, पहले तो ली चेहा के घर का सेंसर लाइट जल उठता है। फिर ली चेहा को जब फील होता है घर में सच में कोई है तो वो तुरंत प्रोसिक्यूटर जू को कॉल लगाता है, लेकिन इससे पहले कि प्रोसिक्यूटर जू आंसर करे पीछे से कोई आकर ली चेहा को दबोच लेता है। अब उस बंदे ने मास्क पहना हुआ है, फिर भी वो ली चेहा को धमकी देता है। सुना है प्रोसिक्यूटर जू उसके सुनते हैं तो उसे मना लो कि कल वारंट के लिए अप्लाई न करे। अब यहाँ पर जब ली चेहा पूछता है क्या ये सब ओ जियोन के लिए हो रहा है, तो वो बंदा सीधा ली चेहा का गला ही दबाने लग जाता है। तब तक वहाँ आ जाता है प्रोसिक्यूटर जू, एक किक के साथ उस बंदे को ली चेहा से दूर करता है और फिर ली चेहा को संभालता है। वहीं जब वो बंदा मास्क खोलता है तो पता चलता है ये तो मिस्टर ताक है। अब इसके बाद तो प्रोसिक्यूटर जू और मिस्टर ताक के बीच अच्छी खासी फाइट हो जाती है। जब प्रोसिक्यूटर जू पूछता है मिस्टर ताक को शर्म नहीं आ रही, मर्डर तो उसने किया ही है, ऊपर से 2 और जिंदगियों को भी बर्बाद किया है। तो मिस्टर ताक कहता है उसे तभी ली चेहा और प्रोसिक्यूटर जू दोनों को मार देना चाहिए था। अब इससे पहले कि प्रोसिक्यूटर जू और कोई स्टेप उठाए वहाँ आ जाती है सिक्योरिटी। जब प्रोसिक्यूटर जू अपना आइडेंटिटी दिखाता है तो सिक्योरिटी मिस्टर ताक को पकड़ कर ले जाती है। अगले कट में
प्रोसिक्यूटर जू के घाव पर दवाई लगाते हुए ली चेहा पूछता है क्या दर्द हो रहा है। प्रोसिक्यूटर जू पहले तो ली चेहा के चोट को देखता है, फिर ये कहकर उसे गले लगाता है कि उसकी चोट तो ज्यादा गहरी है, क्यों न ली चेहा उसे छोड़कर किसी और प्रोसिक्यूटर को ज्वाइन कर ले। ये सुनकर ली चेहा तो घबरा जाता है, मगर प्रोसिक्यूटर जू कहता है उसने कभी नहीं सोचा था ली चेहा उसकी कमजोरी बन जाएगा। ली चेहा पूछता है क्यों पछतावा हो रहा है, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है हाँ, अफसोस हो रहा है इस बात का कि उसे ली चेहा को इस केस में घसीटना नहीं चाहिए था। क्या है कि अब ली चेहा की जिंदगी खतरे में है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और आज नहीं तो कल ली चेहा को इस बात पर पछतावा जरूर होगा। तो अब ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू को रोकते हुए कहता है उसे ये कन्फेस करना है कि वो प्रोसिक्यूटर जू को पसंद करने लगा है। तो अब और ज्यादा इमोशनल होते हुए प्रोसिक्यूटर जू कहता है वो सच में ली चेहा को बहुत तकलीफ में देखना चाहता था, मगर अब ली चेहा के तकलीफों की वजह से उसकी तकलीफें बढ़ रही हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिल ली चेहा पर आ जाएगा। अब प्रोसिक्यूटर जू के आंसुओं को पोंछकर जब ली चेहा कहता है अकेले खुश रहने से अच्छा है चलो साथ मिलकर एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब जब प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को किस करने जाता है तो ली चेहा कहता है कहीं ये लास्ट गुड बाय तो नहीं है। प्रोसिक्यूटर जू कहता है ताक ली चेहा के पास उसे धमकी देने इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चल गया है कल उसके नाम का वारंट निकलने वाला है। ली चेहा कहता है इसका मतलब हुआ कि उनके बीच कोई है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो प्रोसिक्यूटर जू जवाब देता है हाँ, या तो वो गुयोन है या फिर सॉन्ग, मतलब दोनों में से कोई एक ताक का बेटा है, इसीलिए आगे का केस अब ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ली चेहा कहता है यही तो वजह है कि उसे अभी केस को नहीं छोड़ना। तो प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से वादा करने के लिए कहता है कि केस के दौरान वो साथ भी रहेगा और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल भी रखेगा। अब अगले कट में प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को रोकता तो है, मगर ली चेहा कहता है अब उसके पास सुनने के लिए रह ही क्या गया है। वैसे उसके दिल और जज्बातों के साथ खेलकर प्रोसिक्यूटर जू को तसल्ली तो मिल गई होगी। प्रोसिक्यूटर जू कहता है वो ली चेहा को सच बताना तो चाहता था, लेकिन फिर वो ली चेहा के जितने क्लोज जाता गया उसे डर लगने लगा कहीं सच्चाई जानने के बाद ये रिश्ता टूट न जाए। पता भी है जब उसने ली चेहा के दर्द को देखा तो अपना दर्द भूल गया। तो ली चेहा कहता है लेकिन जिस घाव को प्रोसिक्यूटर जू ने ताजा कर दिया उसका क्या। हाँ, प्रोसिक्यूटर जू फिर से ली चेहा को समझाने की कोशिश करता है। एक बार ये केस सॉल्व हो जाता, ली चेहा के पापा बेगुनाह साबित हो जाते तो वो सच्चाई सामने रख देता। तो ली चेहा पूछता है अगर उसके पापा ही गुनहगार निकले तब प्रोसिक्यूटर जू क्या करता। क्या जिंदगी भर उसके सच्चे फीलिंग्स को लेकर उसका मजाक उड़ाता रहता, या फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसे हमेशा के लिए डंप कर देता। फिर बदला लेने के और कौन से तरीके सोच रखे थे प्रोसिक्यूटर जू ने। प्रोसिक्यूटर जू कहता है हाँ, उसने बदला लेने का कभी सोचा जरूर था, लेकिन फिर वो समझ गया कि ली चेहा भी उसी की तरह बदतर हालत में है। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जू अपने हरकत के लिए बार बार माफी तो मांगता है, मगर ली चेहा कहता है माफी तो उसे मांगनी चाहिए क्योंकि उसके पापा की वजह से प्रोसिक्यूटर जू की जिंदगी इस तरह नर्क बन गई। भी वो अपने पापा की तरफ से विक्टिम के बेटे से मिलकर माफी तो मांगना ही चाहता था, लेकिन गलती भी उसकी है क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर जू को पहचान नहीं पाया। और अब वो समझ गया है कि अगर वो प्रोसिक्यूटर जू की जिंदगी में रहा तो उनकी जिंदगी इसी तरह उलझी हुई ही रहेगी। प्रोसिक्यूटर जू जब कहता है चलो फिर मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि साथ रह सके, तो ली चेहा कहता है ऐसे ही वो बहुत तकलीफ में है। तो क्या प्रोसिक्यूटर जू ये चाहता है कि उसका चेहरा देख देख कर ली चेहा जीने की उम्मीद ही छोड़ दे। तो अब ली चेहा के जुबान से ऐसी बातें सुनकर प्रोसिक्यूटर जू उसे और रोकता नहीं बल्कि जाने देता है। तो एक तरफ जहाँ पर ली चेहा घर पहुंचकर फूट फूट कर रोते दिखता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जू अकेले ही फाइल्स में उलझा हुआ है। सुबह होने पर ली चेहा के घर का कॉलिंग बेल बजता है और सामने खड़ा दिखता है सॉन्ग। पूछता है ली चेहा का फोन स्विच ऑफ क्यों है, और चेक करने पर पता चलता है उसे बुखार भी है। कट टू प्रोसिक्यूटर जू अभी भी सबूतों और रिकॉर्ड्स में बिजी है। इसी बीच उसे मिल जाता है एक ऐसा पैकेट जिसमें बहुत सारे इंजेक्शन के बॉटल्स रखे हुए हैं। इनके फोटोज लैब भेजता है तो पता चलता है ये एनेस्थेटिक के बॉटल्स हैं। जब प्रोसिक्यूटर जू पूछता है मरने के कितने घंटे के अंदर पता चल सकता है कि विक्टिम को एनेस्थीसिया दिया गया था कि नहीं, बताया जाता है 3 घंटे के अंदर। अब जब प्रोसिक्यूटर जू पूछता है अगर विक्टिम को 3 घंटे के बाद ले जाया जाए तो बताया जाता है अगर ऐसा हुआ तो विक्टिम की मौत कार्डियक अरेस्ट से माना जाएगा, न कि एनेस्थेटिक इंजेक्शन से। तो अब प्रोसिक्यूटर जू गेस करता है इसका मतलब हुआ जरूर ओजियोन के हस्बैंड को एनेस्थीसिया दिया गया था, इसीलिए उनके मरने के 12 घंटे बाद बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया। फिर 3 दिन बाद उनके दाई माँ का मौत हो जाना। अब इस बक्से में एक फोन भी मिलता है जिसे प्रोसिक्यूटर जू अपनी जेब में छिपा लेता है। फिर इसे जब चार्ज करके ऑन करता है तो कॉल रिकॉर्ड
रिकॉर्ड, मैसेजेस सब ब्लैंक मिलता है। इतने में जब वहाँ पर सॉन्ग पहुँचता है तो प्रोसिक्यूटर जू वही फोन सॉन्ग को देते हुए कहता है फोरेंसिक लैब ले जाओ। अगले कट में प्रोसिक्यूटर जू मिस्टर ताक को उनके केबिन से निकलते देखकर चोरी से खुद उस केबिन में एंटर कर जाता है। अब एक तरफ जहाँ प्रोसिक्यूटर जू अपना सर्च मिशन स्टार्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ताक को कुछ याद आता है और वो केबिन की तरफ रुक करते हैं। एक तरफ जहाँ सर्च करते करते प्रोसिक्यूटर जू की नजर पड़ जाती है एक वास पर और उसमें से निकल जाता है सिरिंज। वहीं दूसरी तरफ केबिन का दरवाजा तो खुलता है मगर अंदर आता है ग्योंग। कट टू ताक के ड्रॉर से जिस ऑर्फनेज का ड्रेस मिला था, प्रोसिक्यूटर जू वहाँ कॉल करता है ये पता करने के लिए कभी ताक सरनेम से किसी बच्चे को वहाँ रखा गया था। इस पर ग्योन कहता है अगर ये दोनों उस बच्चे से छुटकारा चाहते थे तो कभी भी उसके ओरिजिनल नाम से तो उसे ऑर्फनेज में रखा नहीं जाएगा। वैसे उसने ये भी पता लगाया है कि उसकी बहन सुयोन को ताक का कोई बैचमेट है जो उसे बहुत तंग किया करता था, क्योंकि वो ओजियोन और ओशियोन ग्रुप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो कर रही थी। और एक बात, ली चेहा के अंकल पर जो केस किया गया था उसकी वजह से उसे जेल हो गई है। एक तरफ बाप मर्डरर और दूसरी तरफ चाचा फ्रॉड। क्या ली चेहा पर भरोसा किया जा सकता है? ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर जू बड़ी बड़ी आंखों से गुयोन को देखने लगता है और कहता है कि अब तो मिस्टर ताक के लिए अरेस्ट वारंट निकालना होगा। तो अब अगले सीन में देखते हैं मिस्टर ताक ये स्टेटमेंट देता है कि उसी ने कारेयुएन किम को एक सुई लगाकर मार डाला। तो प्रोसिक्यूटर जू वो ड्रग्स निकाल कर दिखाता है और पूछता है कारेयुएन किम के पेट से ये निकला है, उसका क्या? उसके मर्डर में ओ जियोन का भी हाथ है, ये स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। मिस्टर ताक कहता है हाँ, ड्रग के लिए ही ओ जियोन कारेयुएन किम से मिली थी, लेकिन फिर उस बंदे ने जब ओ जियोन पर अटैक किया तब ताक ने उसके गले पर सिरिंज स्टैब कर दिया। तो प्रोसिक्यूटर जू पूछता है 7 साल पहले ओ जियोन के हस्बैंड और उसके दाई माँ की भी डेथ हो गई थी, क्या उन्हें भी मारने में ताक का हाथ था? जब ताक पूछता है भला वो उनको क्यों मारेगा, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है दाई माँ के फोन में जो रिकॉर्ड्स थे उन्हें हासिल करने के लिए। अब जब तक इस बात पर ताक हंस रहा होता है, इंटरव्यू रूम में पहुंच जाता है सॉन्ग। जो फोन उसे दिया गया था उसके एनालिसिस रिपोर्ट आ चुका है और उसमें से कुछ भी नहीं मिला। वही प्रोसिक्यूटर जू अब अपने पापा के बारे में पूछता है कांग वुसुंग के मर्डर के बारे में क्या कहेगा ताक? ताक कहता है लेकिन उसे तो ली गिलियोंग ने मारा था। तो अब की बार प्रोसिक्यूटर जू एक और सिरिंज टेबल पर रखते हुए कहता है मिस्टर ताक ने इसे अपने ऑफिस के गमले में छिपा रखा था। अब ताक ये भी बता दे जिस हथियार से उसने कांग वुसुंग का मर्डर किया था वो कहाँ है? ताना मारते हुए ताक कहता है ली चेहा के पापा के कब्र में होगा, जाकर देख लो। अब जब प्रोसिक्यूटर जू गुस्से में कहता है फिर तो ओ जियोन को इस केस में घसीटना पड़ेगा। फिर ग्लव में जिसका डीएनए मिला है और जिसके बर्नर फोन का एंडिंग नंबर 1225 है, पता करना पड़ेगा वो कौन है। अब जब फिर से ताक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है उसे कुछ भी नहीं पता, तो अब की बार प्रोसिक्यूटर जू ही बता देता है वो ताक और ओजियोन का बेटा है। इस पॉइंट पर ताक एक बार उस तरफ जरूर देखता है जहाँ पर सॉन्ग और ग्योंग दोनों खड़े हैं और फिर प्रोसिक्यूटर जू से कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। अगले कट में वहाँ से निकलने पर जब ली चेहा पूछता है आगे का क्या करना है, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है अब तो पता लगाना ही पड़ेगा इन दोनों का असली बेटा कौन है। अब अगले सीन में प्रोसिक्यूटर जू और ली चेहा को सॉन्ग और गुयोंग के साथ बैठे देखते हैं। यहाँ गुयोंग इस बात का अफसोस करता है कि ली चेहा को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर प्रोसिक्यूटर जू कहता है उसमें क्या, वो घर पर बैठकर काम करेगा। वैसे भी यहाँ 4 ही लोग हैं, किसी और को इस बात का पता ही नहीं चलेगा। अब इसी बीच गुयोंग ये कहकर जाने लगता है आज उसका बर्थडे है तो उसे सेलिब्रेट करना है। इस पर प्रोसिक्यूटर जू सवाल करता है सुयोन और गुयोंग जुड़वे है ना, तो उनके डेट ऑफ बर्थ अलग कैसे हो गए? तो गुयोन कहता है उसके और सुयोन के जन्म में 10 मिनट का फासला था। सुयोन रात के 12 बजे के पहले जन्म हुई थी जबकि वो 12 बजे के बाद। अब अगले कट में प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से कहता है अब ज्यों की गुयोंग और सॉन्ग दोनों पर ही प्रेशर है, वो कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएंगे, इसीलिए ली चेहा ज्यादा सावधान रहेगा और घर पर ही रहेगा। ली चेहा जब पूछता है प्रोसिक्यूटर जू उन पर कुछ ज्यादा ही शक नहीं कर रहे हैं, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है शक बढ़ेगा तभी वो गुनहगार तक पहुंच पाएगा। ली चेहा यहाँ ये भी कहता है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर वो हथियार मिल जाए जिससे कांग वुसुंग की मौत हुई थी। प्रोसिक्यूटर जू कहता है यही तो प्रॉब्लम है कि 7 साल पहले के मर्डर वेपन को कहाँ छिपाया जा सकता है। अब ये बातें करते करते अचानक ली चेहा अपसेट हो जाता है, कहता है कि उसे तो ताक और ओजियो के बेटे के बारे में सोचकर भी बहुत बुरा लग रहा है, बेचारे के पेरेंट्स ने तो उसे छोड़ ही दिया। प्रोसिक्यूटर जू जब पूछता है ली चेहा कोई क्रिमिनल के लिए दया आ रही है, तो ली चेहा कहता है क्या करे, नफरत करना चाहे भी तो नहीं कर पा रहा। अब अगले कट में प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को लेकर उसके घर पहुँच तो जाता है, मगर फिर
बहुत बारीकी से वहाँ का सिक्योरिटी भी चेक करता है और फिर ये कहकर ली चेहा को गले भी लगाता है कि तुम मेरे जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। अब प्रोसिक्यूटर जू के वहाँ से निकलने के तुरंत बाद ही ली चेहा के पास गुयो का कॉल आता है। कहता है कि अर्जेंट है, उसे अभी के अभी ऑफिस आना पड़ेगा। ली चेहा जब पूछता है लेकिन वो तो सस्पेंडेड है ना, तो गुयो कहता है ली चेहा का सस्पेंडिंग पीरियड कल से शुरू हो रहा है। दरअसल जिस हथियार से दाइमा को मारा गया था वो मिल चुका है। अब वो भी ऑफिस की तरफ निकला तो है लेकिन शायद पहुँचने में लेट हो जाए, इसीलिए वो चाहता है कि ली चेहा भी वहाँ पहुँचे। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोसिक्यूटर जू दरअसल सुयोन के मेमोरियल आया हुआ है उसे बर्थडे विश करने, लेकिन फिर इसी बीच उसे याद आता है कि यहाँ वो मिस्टर ताक से भी मिला था और तब पूछने पर ताक ने बताया था कि वो अपने बहन के मेमोरियल आया है, जबकि माना तो यही जाता है कि उसी ने अपने बहन का खून किया था। तो अब प्रोसिक्यूटर जू का दिमाग चलने लगता है। ताक अपने बहन के बहाने यहाँ अक्सर आता है, इवन की अपने बहन के अस्थियों को भी यहाँ शिफ्ट कराया है। तो अब प्रोसिक्यूटर जू सीधा ग्लव्स पहनकर ताक के बहन के अस्थियों को ही छानने लग जाता है और फाइनली उसे वो हथियार मिल भी जाता है। कट्टू जब ली चेहा हड़बड़ाते हुए ऑफिस की बिल्डिंग पहुंचता है तो एंट्रेंस पर ही उसे सॉन्ग मिल जाता है। कहता है कि गुयोंग ने उसे भी कॉल करके यहाँ आने के लिए कहा था। सीन शिफ्ट होता है प्रोसिक्यूटर जू पर, जिसे फोरेंसिक लैब से कॉल आता है और बताया जाता है कि ताक के यहाँ से जो भी सबूत मिले हैं उसमें से स्टाफ का भी डीएनए मिला है। सबसे वियर्ड बात यह है कि ग्लव्स में मिले डीएनए से ये मैच कर रहा है। जब प्रोसिक्यूटर जू पूछता है फिर वो कौन है बता दीजिए, तो पता चलता है वो सॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है लिफ्ट एंगेज होने की वजह से सॉन्ग ली चेहा को सीढ़ियों से लेकर जा रहा है। ऑन द वे अचानक सॉन्ग रुक कर ली चेहा से पूछता है कि आजकल वो अपने घर पर नहीं रहता, क्योंकि पिछले हफ्ते वो कई बार ली चेहा के घर गया था मगर वो मिला नहीं। हाँ, अचानक सॉन्ग के आंखों को और उसके बदलते हुए लहजे को देखकर ली चेहा को उस पर शक होने लग जाता है। अब एक तरफ जहाँ प्रोसिक्यूटर जू लगातार ली चेहा को कॉल किए जा रहा है, वहीं इससे पहले कि ली चेहा कोई स्टेप उठाए सॉन्ग उस पर चाकू रख देता है और कहता है अभी के अभी छत पर चलो। तब अगले कट में मामला बहुत संगीन दिख रहा है। ली चेहा कहता है सॉन्ग मुझे मार कर कुछ भी बदलेगा नहीं और अगर मारना ही चाहता है तो कम से कम अपनी स्टोरी तो बता दे। तो बहुत ही इमोशनल होकर सॉन्ग कहता है ये ताक और ओजियोन दोनों ही कमीने हैं। तो ली चेहा कहता है बात तो बिल्कुल सही है, अगर उन दोनों ने सॉन्ग को जन्म दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए थी। भड़कते हुए सॉन्ग कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो उनकी वजह से किसी का खून भी किया। फिर प्रोसिक्यूटर जू को ज्वाइन किया ताकि लगातार ताक को इन्फॉर्मेशन दे सके और फिर ली चेहा का कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हें पता है हम दोनों की जिंदगी हमारे पेरेंट्स की वजह से बर्बाद हो गई है। लेकिन फिर भी ली चेहा खुश है और वो दुखी। अब यहाँ पर ली चेहा कहता तो है कि प्रोसिक्यूटर जू से बात करके सॉन्ग की सजा को कम कराने की कोशिश करेगा, मगर सॉन्ग कहता है नहीं, ली चेहा मरेगा तभी प्रोसिक्यूटर जू रुकेगा, इसीलिए अब ली चेहा को यहीं से जंप करना है। ली चेहा जब कहता है प्रोसिक्यूटर जू इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि वो सुसाइड कर सकता है, तो सॉन्ग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना सबूत के तो उसे मानना ही होगा। तो दिखाया जाता है धीरे धीरे ली चेहा एज तक पहुंच ही गया है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर ली चेहा ही सॉन्ग को लेकर दूसरी तरफ गिर जाता है। सॉन्ग जब फिर भी नहीं रुकता तो ली चेहा अपने हाथ से ही उसके चाकू को पकड़ लेता है और ली चेहा का खून चाकू पे लगते ही ली चेहा कहता अगर अब वो मर भी गया ना तो सबूत है कि इसे सब मर्डर ही कहेंगे। निकला जाता है सॉन्ग ये जान कर कि ली चेहा ने उसे फंसा दिया। अब इससे पहले कि सॉन्ग और कोई स्टेप ले वहाँ आ जाता है प्रोसिक्यूटर जू। प्रोसिक्यूटर जू को देखते ही जू ही सॉन्ग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि ली चेहा सॉन्ग को रोकता है और इस पर सॉन्ग ली चेहा को ही चाकू मार देता है। इस हालत में प्रोसिक्यूटर जू पहले तो सॉन्ग को ली चेहा से अलग करता है और फिर तुरंत लोकेशन बताकर एम्बुलेंस बुलवाता है। अब छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है प्रोसिक्यूटर जू एक पल के लिए भी ली चेहा को छोड़ नहीं रहा, बस आंसू बहा रहा है और उसके पास बैठकर उसके जागने का इंतजार कर रहा है। अब कहानी कुछ महीनों की लीप लेती है। फैसला सुनाया जा चुका है, कान वुसुंग का मर्डर जियोन ने अपने लवर ताक के साथ मिलकर किया था। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि ली चेहा पूरी तरह ठीक हो चुका है। पहले तो इस सक्सेस के लिए दोनों ही एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से कहता है हम मिले तो कुछ ही महीनों पहले, लेकिन कई सालों से वो ली चेहा को जानता है और अब तो ली चेहा की ऐसी आदत पड़ गई है उसे कि वो समझ चुका है ली चेहा के बगैर वो जी ही नहीं सकता। ली चेहा जब कहता है उसे भी इस बात की खुशी है कि प्रोसिक्यूटर जू के तकलीफों का कारण वो नहीं है, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है फिर तो ली चेहा के लिए उसके पास एक और प्रपोजल है, ली चेहा को उसके साथ डेट पर चलना होगा। और इतना कहकर प्रोसिक्यूटर जू अपने और ली चेहा के हाथों को लॉक कर लेता है। जब ली चेहा पूछता है ये प्रोसिक्यूटर जू को कहाँ से मिला, तो प्रोसिक्यूटर जू बोलता है उसे तो ये जानना है कि ली चेहा के बैग में ये हथकड़ी क्या कर रही थी। ली चेहा कहता है कि उसे याद आया इसके जॉब में वो हमेशा हथकड़ी लेकर घुमा करता था, केस कोई क्रिमिनल मिल जाए तो। प्रोसिक्यूटर जू तो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो ली चेहा कहता है अरे प्रोसिक्यूटर जू के दिमाग में क्या क्या बातें चलती रहती हैं।
प्रोसिक्यूटर जू बहुत ही रोमांटिकली जवाब देता है ली चेहा के अलावा उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा। और फाइनली प्रोसिक्यूटर जू आई लव यू कहते हुए ली चेहा को एक प्यारा सा किस करता है और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ इस सीरीज का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और ऐसे ही सीरीज मेरे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। आपको मिले इसका नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।